लिखते हैं और दस्तावेज बनाते हैं। एक सेकंड, बहुत सारे बच्चे एडमिट होने के लिए हैं, मैंने देखा नहीं। एक सेकंड। ओके, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सबको भी। देखिए हमारा जो ये आप अपने माइक म्यूट रखिए प्लीज। ओके, देखिए सबसे पहले लीगल लैंग्वेज क्या होते हैं उसको हम समझे। अगर समझ लीजिए आपसे पूछा जाए कि लीगल लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस क्या है। लीगल लैंग्वेज जो है उसका इंपॉर्टेंस ये है कि 5 जगह विधिक भाषा की इस्तेमाल होते हैं। 5 जगह विधिक भाषा की इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले विधिक भाषा या लीगल लैंग्वेज की इस्तेमाल विधि बनाने में होते हैं। आपको मैंने जो ये नोट्स भेजे हैं उसमें आप बाद में भी देख सकते हैं या आप थोड़ा सा नोट करते जाएं। सबसे पहला जो हमने टॉपिक है वो ये है कि विधिक भाषा का महत्व क्या है। तो सबसे पहला है विधि बनाने में विधिक भाषा की इस्तेमाल होते हैं। We need legal language to produce acts और statutes। जो लॉ बनते हैं उसमें विधिक भाषा की जरूरत होती है, सबसे पहली बात। नंबर 2, जो न्यायालय से निर्णय आते हैं उसमें विधिक भाषा की प्रयोग होते हैं। The second thing is legal language is used in judgments। तीसरी चीज, जब न्यायालय में न्यायाधीश और अधिवक्ता बात करते हैं वहां लीगल लैंग्वेज की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा जो है जज और एडवोकेट्स के बीच में इंटरेक्शन होते हैं, कोई भी सिविल मामला हो या क्रिमिनल मामला हो, तो वहां भी लीगल लैंग्वेज की जरूरत होती है, विधिक भाषा की जरूरत होती है। फिर जब एक एडवोकेट अपने क्लाइंट से बात करते हैं और क्लाइंट एडवोकेट से बात करते हैं वहां भी विधिक लैंग्वेज की जरूरत होती है। और आखिरी चीज ये है, साधारण लोगों को भी विधिक भाषा की जरूरत होती है। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है या एक सेल डीड बनाना है, मॉर्गेज डीड बनाना है या पार्टीशन डीड बनाना है, यहाँ सब जगह लीगल लैंग्वेज की जरूरत होती है। तो ये सबसे पहली चीज आप समझिए, लीगल लैंग्वेज का यूज क्या है। पहली बात मैंने कहा विधि बनाने के लिए, है ना। नंबर 2, न्यायालय के निर्णय जो है लीगल लैंग्वेज में बनते हैं। नंबर 3 मैंने कहा न्यायाधीश और अधिवक्ता के बीच जो इंटरेक्शन होते हैं, वार्तालाप होते हैं, वो भी विधिक भाषा होते हैं। नंबर 4 मैंने आपसे कहा, एक सेकंड बच्चों, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ओके, फिर एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में विधिक भाषा की जरूरत पड़ती है। और आखिरी चीज मैंने कहा साधारण नागरिक को भी विधिक भाषा की जरूरत होती है। जैसे आप वसीयत लिखे जा रहे हैं तो आपको वसीयत लिख के अगर आप जाते हैं तो भी वहां आपको लीगल लैंग्वेज की जरूरत होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई तो हम आगे बढ़े। ओके, ठीक है। अब ये जो सब्जेक्ट है उसका दूसरा जो मुख्य जो टुकड़ा है वो है लीगल राइटिंग।
मैंने आपको जो डॉक्यूमेंट भेजा है आप उसको गो थ्रू कीजिए। मैंने दूसरा जो चीज लिखा है लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग का मतलब है, समझ लीजिए, लीगल राइटिंग दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं लीगल दस्तावेज और दूसरा होता है डीड्स। डीड्स है ना, ऐसे अपनी सुविधा के लिए हम इसको ऐसे दो टुकड़ों में बांट रहे हैं, एक डीड्स हो गया, एक डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब डीड्स का मतलब, जैसे मैंने कहा, किसी को आप अडॉप्ट कर रहे हो, किसी को आप गोद ले रहे हो, तो एक अडॉप्शन डीड बनते हैं। ए और बी जो है कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोई खरीद रहे हैं, तो डीड बनते हैं। एक घर का पार्टीशन कर रहे हैं तो डीड बनते हैं। ठीक है, तो ये है डीड। और दूसरा है दस्तावेज। दस्तावेज से मेरा मतलब है, जैसे एक लीगल नोटिस आप भेजते हैं। देखिए, आप किसी को के साथ केस में जाना नहीं चाहते तो पहले आप क्या करते हैं, एक लीगल नोटिस भेजते हैं। तो वो लीगल नोटिस जो है उसको लीगल राइटिंग बोलते हैं। लीगल नोटिस जब आप भेजते हैं या जब आप एक सिविल सूट फाइल करते हैं, जो आप अपने वादी जो अपनी बात रखते हैं उसको बोलते हैं प्लेंट। प्लेंट तो और जो दूसरा पक्ष है, यार इसमें लिखा हुआ तो आ रहा है कि कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन मैं यहां देख नहीं पा रहा हूं। ओके, तो ये चीज है लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग में कुछ चीजें आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहली चीज ये है, विधि जो बना हुआ है उसके अनुसार ही आप लीगल राइटिंग कर सकते हैं। विधि, समझ लीजिए एक सिविल मामला है, तो जो सिविल विधि बना हुआ है उसके हिसाब से आप वो ड्राफ्टिंग करने पड़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपको ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। फिर दूसरी चीज, बहुत संक्षिप्त में कोर्ट को अपनी बातें बताना जरूरी है। उसको बोलते हैं प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। बहुत संक्षिप्त रूप में आपको कोर्ट को अपनी बात करना जरूरी है। फिर है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो पूछा गया वो ही आपको बताना है। देखिए, अगर समझ लो एक जन ने सिविल केस फाइल किया और उसमें 4 बात कहा, तो सामने वाले को वो चारों के जो है देखिए, सबसे पहले हमने देखा लीगल लैंग्वेज। लीगल लैंग्वेज की जरूरत हमने समझा। नंबर 2 लीगल राइटिंग। लीगल राइटिंग। और तीसरा है जनरल इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश को इस सब्जेक्ट में क्यों जोड़ा गया, इसके 5 कारण हैं। सबसे पहला कारण, इंग्लिश जो है, इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडिया के 2 राजकीय भाषा है। पहला राजकीय भाषा है हिंदी। और संविधान ये कहते हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी राजकीय भाषा रहेंगे। तो सबसे पहले जनरल इंग्लिश सीखने का महत्व यह है कि इट इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा है। ठीक है। नंबर 2, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सारे प्रोसीडिंग्स जो है, सारे कार्यवाही इंग्लिश में होते हैं। अब आप सोचेंगे ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश इसलिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में रखा गया क्योंकि देश के अलग अलग कोनों से वहां जजेस होते हैं। समझ लीजिए कोई राजस्थान से है सुप्रीम कोर्ट में जज, कोई नागालैंड से है, कोई गुजरात से है, कोई केरला से है, समझे? तो इसलिए हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है अलग अलग देश के भाग से आते हैं। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखा गया। तीसरी चीज, वो लाइब्रेरी लैंग्वेज है। लाइब्रेरी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश जो लॉ के जो सबसे जो बुनियाद
बुनियादी किताबें हैं वो इंग्लिश में लिखे हुए हैं। जैसे आप जेरेमी बेंथम, जो बड़े बड़े जो विधि के ज्ञानी हैं, उनके जो बुक्स है हिंदी इंग्लिश में पाए जाते हैं। फिर नंबर 4, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब आजकल इंडिया में जो है कोई व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अमेरिका में, तो इंटरनेशनल जो है यूज के लिए भी इंग्लिश लिए जाते हैं। और आखिरी चीज, हमारे ज्यादा से ज्यादा जो लॉस है वो इंग्लिश जब यहाँ रह रहे थे हमें बना के दिया, जैसे हमारे भारतीय दंड संहिता, ठीक है। तो ये 5 चीज के वजह से जनरल इंग्लिश को आपके सिलेबस में डाल दिए गए, ठीक है। मैंने कहा वो एक राजकीय भाषा है, इंग्लिश एक राजकीय भाषा है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में कार्यवाही होती है। मैंने कहा इंग्लिश में बहुत सारे लॉ के जो मौलिक किताबें हैं, कई जो है वो मॉडर्न लॉ के वो इंग्लिश में होते हैं। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आखिरी चीज मैंने कहा, हमारे जो सिस्टम है 200 साल तक हम अंग्रेज के गुलाम थे, और 200 साल गुलामी करने के बाद 15 अगस्त 1947 में आज ही के जैसे एक दिन हम आजाद हुए। पहले हम एक राजा के नीचे हम प्रजा थे, आज जो है एक राज्य, राजा के जगह एक राज्य बन गए और प्रजा की जगह नागरिक बन गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको समझाया कि ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। हम आगे बढ़े। ये जो आपके सिलेबस में जो वर्ड मीनिंग्स है उसको हम देखें, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछिए। बच्चों प्लीज इंटरेक्ट, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। लीगल इंग्लिश। लीगल इंग्लिश मतलब ये जो लीगल टर्म्स है जो मैंने आपको सिलेबस भेजा है उसका एक एक मिनट हम देखेंगे। सबसे पहला है अबेट। पहला शब्द जो है आपके सिलेबस में है अबेट। अबेट का मतलब है दुष्प्रेरणा, टू एनकरेज समबडी टू डू ए रॉन्ग। अबेट का मतलब है ABET। अबेट का मतलब है दुष्प्रेरणा, है ना। किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए प्रेरित करने को बोलते हैं अबेट। क्या? दूसरा है अबेट। क्या हुआ? अबेट, ABATE। अबेट का मतलब है उपशमन। उपशमन का मतलब कोई मामला चल रहे थे, उसके बीच में ही वो पार्टी मर गए तो वो केस आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं अबेटमेंट, उपशमन, ठीक है, अबेटमेंट। तीसरा है अब्स्टेन। अब्स्टेन का मतलब कोई काम से दूर रहना। समझ लीजिए अब्स्टेन मीन्स नॉट टू डू समथिंग। समझ लीजिए वोट डालने हैं, कांग्रेस ने अपने सदस्यों को कहा कि आपको वोट डालने हैं, बीजेपी ने अपने सदस्यों को कहा कि वोट डालने हैं। अगर कोई मेंबर वोट नहीं डालते हैं उसको बोलते हैं अब्स्टेनिंग। अब्स्टेनिंग मतलब कोई चीज नहीं करना, अब्स्टेन। नंबर 4 अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब साथ में अपराध करने वाला, साथ में अपराध करने वाला। Accomplice is somebody who commits a crime along with other person. Accomplice. Accomplice. Number 5 act of God. Act of God का मतलब ईश्वरीय काम। ईश्वरीय काम का ये मतलब नहीं है जो हम साधारण रीति से समझते हैं। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब है ऐसे काम जिसमें मनुष्य का हाथ नहीं, जैसे भूकंप या सुनामी, है ना।
तो उसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है। फिर है एक्शनेबल। एक्शनेबल बच्चों, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है मैं समझता हूं, अगर नहीं है तो भी इस क्लास के बाद आप लीजिए, मैंने दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको ग्रुप में डाले हैं। एक्शनेबल का मतलब ऐसा कोई मामला जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा कोई मामला जिसमें आप कोर्ट जा सकते हैं। एक्शनेबल मीन्स a cause for which you can go to the court, ठीक है। फिर है accuse। accuse मतलब दोष का आरोप लगाना, accuse दोष का आरोप लगाना। adjournment, adjournment मतलब स्थगन। अगर समझ लीजिए पार्लियामेंट चल रहे हैं और मणिपुर का मामला जब उठाए गए, पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा बहसबाजी हुई और स्पीकर को पार्लियामेंट को एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट। फिर आते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब न्याय निर्णय। कोर्ट दोनों पार्टी को सुनने के बाद जो निर्णय देते हैं उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन है ना। आप ये डॉक्यूमेंट देखते जाइए तो आपके लिए आसान है, आप साइड में आप नोट लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। फिर है एडमिशन। एडमिशन का मतलब है स्वीकृति। एडमिशन का मतलब है स्वीकृति। समझ लीजिए ए ने आरोप लगाया कि बी ने मेरा अतिक्रमण किया और बी उसको एडमिट करते हैं, स्वीकृति करते हैं कि जी हाँ मैंने किया था, ठीक है। फिर है अफिडेविट। अफिडेविट का मतलब तो आप जानते होंगे शपथ पत्र, शपथ पत्र, ठीक है। अफिडेविट है ना, रिटन स्टेटमेंट दैट यू गिव टू द कोर्ट, ठीक है। फिर है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन। देखिए विधि जब बनते हैं वो हमेशा के लिए नहीं बनते हैं, वो उस समय के लिए बनते हैं, तो समय के साथ उसमें संशोधन करना अनिवार्य है। जैसे हमारे संविधान में 105 बार हमने संशोधन किया। संशोधन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि समय के साथ हमें विधि भी बदलने पड़ते हैं। फिर है अपील। अपील का मतलब है आप जिस कोर्ट का फैसला आया उससे बड़े कोर्ट में आप जाते हैं फैसले के खिलाफ। जो फैसला निचली कोर्ट से आया उसके खिलाफ आप जब ऊपरी कोर्ट में जाते हैं उसको कहते हैं अपील। फिर है एक्विटल। एक्विटल मतलब दोष मुक्त। देखिए किसी ने अगर क्राइम किया और उसका विचारण चलते हैं, उसके अंत में कोर्ट ये पाते हैं कि ये व्यक्ति जो है निर्दोष है, तो उसको बोलते हैं एक्विटल। एक्विटल मतलब दोष मुक्त। आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब अनुच्छेद। संविधान में हमारे अनुच्छेद होते हैं, बाकी सारे विधि में सेक्शन होते हैं, है ना। बाकी सारे विधि में धारा होते हैं और संविधान में अनुच्छेद होते हैं या आर्टिकल्स होते हैं। फिर है असेंट। असेंट का मतलब अनुमति देना, है ना। असेंट प्रेसिडेंट के पास कोई अगर विधि बनते हैं, लोकसभा और राज्यसभा उसे पास करते हैं, फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, प्रेसिडेंट उसको अपना अनुमति देते हैं, असेंट देते हैं, असेंट अनुमति, ठीक है। अटेस्टेड। अटेस्टेड मतलब कोई व्यक्ति कोई एक लीगल दस्तावेज बनाते हैं तो आप साक्षी के रूप में उसमें अपना हस्ताक्षर करते हैं, उसको बोलते हैं अटेस्ट करना। कोई व्यक्ति के दस्तावेज में आप अटेस्ट करते हैं, इसका मतलब ये सच है, ये इसका मैं गवाही देता हूं, ठीक है। फिर है अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब कोई भी चीज का स्थानांतरण करना, टू ट्रांसफर समथिंग टू समबडी, किसी चीज का स्थानांतरण करने को अटोनमेंट कहते हैं। फिर है अवरमेंट। अवरमेंट मतलब जब कोई भी केस में आप ये मान लेते हैं कि जी हाँ ये सही है, उसको बोलते हैं अवरमेंट। हाँ जी, अवरमेंट, ठीक है। देखिए मैं ये बोलते जा रहा हूँ, बहुत स्पीड से तो नहीं जा रहा हूँ,
सही है? स्पीड ठीक है? नहीं सर। इट्स ओके? समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर है बेल। बेल मतलब जमानत। ओके, थैंक यू। ओके, मैं धीरे कर दूं, कोई दिक्कत। तनिष्क, मैंने जो है मैंने ग्रुप में डाल दिया, जो मुझे ये सब्जेक्ट के बारे में आते हैं मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर आज के क्लास से हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए, शाम को या कल सुबह भी हम ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, बेल का मतलब है जमानत। जमानत, बेल मतलब जमानत। बेलमेंट अलग चीज है। बेलमेंट का मतलब है उपनिदान। उपनिदान का मतलब आप समझ लो, अपने गाड़ी को शॉप में रिपेयर करने के लिए देते हैं, उसको बोलते हैं बेलमेंट। एक निश्चित काम के लिए आप कोई चल संपत्ति को कहीं देते हैं, उसको बोलते हैं बेलमेंट, उपनिदान। फिर है ब्लॉकेड। ब्लॉकेड का मतलब है नाकाबंदी। देखिए ब्लॉकेड, एक सेकंड। नाकाबंदी मतलब अगर समझ लो कोई युद्ध हुआ तो इंडिया जो है पाकिस्तान के जहाज को यहाँ आने नहीं देंगे, उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। ब्लॉकेड, ठीक है। या इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कोई साधन पहले पाकिस्तान से यहाँ आते थे, हम उस पर रोक लगा देते हैं, उसको बोलते हैं ब्लॉकेड। फिर है बोनाफाइड। बोनाफाइड मतलब सद्भाव से। बोनाफाइड, गुड फेथ, इंग्लिश में कहते हैं गुड फेथ, बोनाफाइड, ठीक है। बाई लॉस मतलब उपविधि। देखिए समझ लीजिए, मोटर वाहन का एक विधि केंद्र सरकार ने बनाया, लेकिन अलग अलग राज्यों में उसके लिए अलग अलग छोटे विधि बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, बाईलॉस बनाने पड़ते हैं, उपविधि, ठीक है। फिर हम आते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब है आरोप। आरोप है ना। पुलिस क्या करते हैं, पुलिस पूरा अन्वेषण करने के बाद चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट आरोप का जो है एक चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्ज का मतलब आरोप। चैटल्स, चैटल मतलब चल संपत्ति, जो छोटे छोटे गुड्स होते हैं घर पे, है ना, बेड, टेबल, बुक्स, वॉच, क्लोथ्स, ये सब चैटल्स। साइटेशन, साइटेशन का मतलब है जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के विधि के जो है रेफरेंस देते हैं, उसको बोलते हैं साइटेशन। समझ लीजिए आप कोई केस लड़ रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि सर, जज साहब को कहते हैं कि जज साहब, राजस्थान हाई कोर्ट का ऐसा एक रूलिंग है या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा एक रूलिंग है, उसको कहते हैं साइटेशन, ठीक है, साइटेशन। फिर है क्लॉज। क्लॉज का मतलब धारा, ठीक है। क्लॉज मतलब धारा, है ना, जैसे सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं वैसे क्लॉज भी बोल सकते हैं। कोअर्शन, प्रपीड़न। कोअर्शन का मतलब है प्रपीड़न, जबरदस्ती किसी को कोई काम करने के लिए और अवैध काम करने के लिए आप प्रेरित करते हैं। कोअर्शन, प्रपीड़न, प्रपीड़न। कोड, कोड मतलब संहिता, संहिता। साइटेशन का मतलब है जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय को निचली कोर्ट में आप पेश करते हैं, उसको कहते हैं साइटेशन। कोड मतलब संहिता, संहिता। बहुत सारे विधि को एक साथ लेके आते हैं, उसको कहते हैं संहिता, जैसे भारतीय दंड संहिता। कोग्निजेबल, कोग्निजेबल का मतलब संज्ञेय लेने वाला। कोग्निजेबल, जैसे अपराधों के श्रेणी बना रखे हैं, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं
कोग्निजेबल ऑफेंस ये जो काम है ना, कोग्निजेबल ऑफेंस। कन्फेशन, कन्फेशन का मतलब है स्वीकृति। देखिए, अगर कोई क्राइम करने के बाद व्यक्ति उसको स्वीकार करते हैं कि जी हाँ मैंने ही किया है, उसको बोलते हैं कन्फेशन। फिर है कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है? समझौता, ठीक है। कंसेंट, कंसेंट मतलब सहमति, 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 सहमति के बिना आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, सहमति के बिना शादी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का मतलब है षड्यंत्र करार, हाँ जी, षड्यंत्र। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मतलब अवहेलना। कोर्ट की अवहेलना पे आपको 6 महीने तक सजा हो सकती है, कंटेम्प्ट बोलते हैं उसको। कंटेम्प्ट मतलब अवहेलना। कंटिंजेंट, आकस्मिक। कंटिंजेंट मतलब आकस्मिक। अगर समझ लो, आप कहते हैं कि मैं अपना प्रॉपर्टी आपको तभी दूंगा जब आप LLB कंप्लीट करोगे, तो क्या हो गया? आपने एक शर्त रख दिया प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंटिंजेंट। कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मतलब अवैध साधन। अवैध साधन को बोलते हैं, इलीगल गुड्स को बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड। कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी से संबंधित जो चीजें होती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट, ठीक है। फिर है कस्टडी, कस्टडी, अभिरक्षा। देखिए, 5 साल तक के बच्चे को कोर्ट जो है माँ के पास कस्टडी के लिए देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कस्टडी, अभिरक्षा। डैमेजेस, डैमेजेस मतलब क्षतिपूर्ति। डिक्री, कोर्ट का निर्णय को, कोर्ट के निर्णय को डिक्री कहते हैं। डिफेमेशन, मानहानि, मानहानि, ठीक है, डिफेमेशन। डिफेंस, बचाव। अगर समझ लो कोई मामला है तो आपके पास क्या बचाव है, आपके पास क्या डिफेंस है? नंबर बंद हो गया तो बात ही अलग है। डेपोसिट, मतलब चेंज कराओ तो यार वो चीज है जो चल रहा है, OTP आ रहा है। देखिए, कभी कभी कोर्ट ये कह सकते हैं कि ये मामले में फैसला जो है आपके खिलाफ जा सकते हैं, तो आप पहले से 5 लाख रुपया जमा कीजिए। डेपोसिट, कोर्ट कैन आस्क फॉर डेपोसिट ऑफ फीस, ठीक है, डेपोसिट ऑफ मनी। फिर है डिटेंशन, डिटेंशन मतलब देखो पैसा चाहिए ना, सीधी साधी बात हाँ है। जी, जमा करने के लिए। आओगे हमारे पास, डिटेंशन का मतलब है तो वो तो ही बोलेगा ना, पुलिस जो है अपने पास, उसको तो करवानी पड़ेगा। एक सेकंड, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, OTP वगैरह नहीं आएगा तो बाकी मैं बात करके आपको बता देता हूँ। पुलिस जो है, पुलिस के पास जब कोई व्यक्ति को रखा जाता है उसको बोलते हैं डिटेंशन, डिटेंशन। फिर है डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन का मतलब है विवेक। विवेक मतलब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, आपके डिस्क्रिशन है। समझ लीजिए कोई पार्टी है, कहते हैं कि आज विश्वास मत है, आप अपने विवेक से वोट कीजिए। डिस्क्रिशन, विवेक। अपडेट रह सकते कोई भी। फिर है डिस्ट्रेस, हम लोग को ये होगा इस पे। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। डिस्ट्रेस का जो मीनिंग है, नॉर्मल मीनिंग है, डिस्ट्रेस मतलब कोई संकट, डिस्ट्रेस, ओके। उसका कोई लीगल मीनिंग है क्या, मुझे ख्याल नहीं आ रहा है। डिस्ट्रेस। अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी मतलब आप करार करने से पहले एक एडवांस अमाउंट देते हैं, उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, ठीक है, अर्नेस्ट मनी। अग्रिम धनराशि, अग्रिम धनराशि, हाँ जी, एडवांस रकम जो देते हैं उसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी, ठीक है। इनैक्ट, इनैक्ट मतलब कोई विधि पारित करना। इनैक्ट मतलब कोई विधि पारित करना, इनैक्ट। उस शब्द में ही एक्ट है, आप देखिए, ACT। इनैक्ट मतलब कोई विधि पारित करना, ठीक है। एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल मतलब प्रवर्तनीय। अगर समझ लो, आधार कार्ड, कोई संविदा आपने किसी से किया
वो विधि के दृष्टि से सही है, वो प्रवर्तनीय कर सकते हैं। पर आपने कहा कि मैं ड्रग्स का एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, है ना, तो वो प्रवर्तनीय नहीं है, वो एनफोर्सेबल नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी, समानता, इक्वालिटी का मतलब समानता। यस चीट, यस चीट, यस चीट का मतलब होता है, अगर समझ लो आपने बिना वसीयत लिख के चले गए और आपका कोई वारिस है ही नहीं, तो आपका जो संपत्ति है वो गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे, उसको बोलते हैं यस चीट, यस चीट। ठीक है, फिर है एस्टोपल। एस्टोपल का मतलब जब आपने किसी को कोई वादा किया, जब किसी ने आपको जब आपने किसी को कुछ वादा किया, जो वादा आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो वादा पूरा करने के लिए आप सक्षम हो गए हैं, तो आपको वो वादा पूरा करना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू मेड अ प्रॉमिस विच यू कैनॉट फुलफिल बट लेटर you became able to fulfill that promise, you have to fulfill that promise। अगर आपने कोई वादा किया जो आप पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में आप सक्षम हो गए, तो आपको वो वादा पूरा करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं एस्टोपल। एविक्शन, एविक्शन मतलब हटाना, है ना, कोई अवैध रूप से किसी के प्रॉपर्टी में बैठा है, तो आप उसे कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा हटाया जा सकते है, उसको बोलते हैं एविक्शन। एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। इंडिया में विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो ये दूसरा जो ऑर्गन है जो विधि को लागू करते हैं, एक विधि बनाते हैं, एक विधि को लागू करते हैं और एक विधि की व्याख्या करते हैं। तो विधि के लागू करने वाले जो लोग हैं उनको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे मतलब एक पक्ष को सुनकर निर्णय देना। समझ लीजिए हस्बैंड और वाइफ का मामला है, हस्बैंड आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो कोर्ट क्या करेंगे, ये अपने वाइफ के सुन के वो जवाब देंगे, वो निर्णय देंगे, उसको बोलते हैं एक्स पार्टे। फिर है फाइंडिंग। फाइंडिंग का मतलब है कोर्ट ने क्या पाया, कोर्ट के फाइंडिंग्स, कोर्ट जो है क्या निर्णय पर पहुंचा, निष्कर्ष पे पहुंचा, उसको बोलते हैं फाइंडिंग। फिर है ओके, फिर है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है कोई कंपनी के पास जो साधन है उस पे बहुत लंबे समय तक कोई चार्ज बना हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ ए कंपनी, है ना, उसको फ्लोटिंग चार्ज बोल सकते हैं। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार, वोट डालने का अधिकार को बोलते हैं फ्रेंचाइज। फ्रॉड, फ्रॉड मतलब छल, फ्रॉड, फ्रॉड। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब असंभव हो जाना, फ्रस्ट्रेशन मतलब असंभव हो जाना। आप बहुत समय के लिए किसी चीज में लगे हुए हैं और आपको वो जब नहीं मिलते हैं आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फ्रस्ट्रेशन का मतलब है वो चीज असंभव हो जाना, ठीक है। नहीं, ये फ्रस्ट्रेशन अपने नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन से मतलब नहीं है, यहाँ फ्रस्ट्रेशन से मतलब है कोई चीज असंभव हो जाना। समझ लीजिए इंडिया का एक व्यक्ति और पाकिस्तान का एक व्यक्ति के बीच में करार हुआ, लेकिन इसके बीच में युद्ध छिड़ गया। अब वो करार क्या हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, वो असंभव हो गया। गुड फेथ, गुड फेथ मतलब सद्भावना। गार्डियन, संरक्षक, गार्डियन मतलब संरक्षक। हेबियस कॉर्पस, बिना कारण आपको पुलिस ने अपने पास रखे हुए हैं, आप जो है हाई कोर्ट में जाके और सुप्रीम कोर्ट में जाके आपका कोई मित्र या आपका परिवार का कोई आपको छुड़ा सकते हैं, उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस।
वैसे हो गया वो उधर से एक्टिवेट हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति को पुलिस पकड़ भी लेता है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लाने होते हैं। अगर उससे ज्यादा समय हो जाते हैं तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मदद आप ले सकते हैं। सर गार्डियन, गार्डियन मतलब संरक्षक। संरक्षक जो व्यक्ति के प्रॉपर्टी और पर्सन की रक्षा करते हैं उनको बोलते हैं गार्डियन। व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसके प्रॉपर्टी, ये दोनों के संरक्षक, दोनों के रक्षा करने वाले को बोलते हैं संरक्षक। फिर है हियर से। हियर से मतलब सुनी सुनाई बातें। फोन है क्या आपके? आप कोर्ट में हियर से एविडेंस नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने सुना है खुल गया मतलब आपके? कि फलाने व्यक्ति ने ये बैंक में चोरी किया। नहीं, या तो आपने देखा होना चाहिए। डायरेक्ट एविडेंस को ही कोर्ट मानते हैं, हियर से को नहीं, सुनी सुनाई बातों को नहीं। होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब मानववध। मानववध, to kill somebody is called homicide। सुइसाइड जो है अपने आप को मारना। होमिसाइड मतलब किसी और को मारना। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब वसीयत, सॉरी उत्तराधिकार, है ना। मिराज, मिराज जो आपको अपने एंसेस्टर से मिलते हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस, मिराज। ठीक है। इलीगल, अवैध। इन लिमिन, इन लिमिन मतलब शुरुआत से ही। इन लिमिन शुरुआत से ही। इंसैनिटी मतलब मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति को इंसेन बोलते हैं। इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का यहाँ ये मतलब नहीं है, कोई संस्था का मतलब नहीं है। इंस्टीट्यूट का मतलब है कोई केस फाइल करना। केस फाइल करने को इंस्टीट्यूट कहते हैं। इंस्टीट्यूट का मतलब नहीं है कि अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, वो नहीं है ये। हाँ बोलिए सर लीगल के बाद कुछ छूट गया सर, कुछ क्या छूट गया? कौन सा? इलीगल, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति। इंडेमनिटी मतलब कॉम्पेंसेशन, क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी। ठीक है। इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस आप जानते हैं। इंटेस्टेट, इंटेस्टेट मतलब बिना वसीयत लिख के मर जाना। इंटेस्टेट, INTESTAT। इश्यू, इश्यू मतलब बच्चा। हम तो रोज बोलते हैं कि आज साहब ये इश्यू हो गया, वो इश्यू हो गया, लेकिन लॉ में इश्यू का मतलब बच्चा। कोचिंग वाले का करना है। He did not have an issue मतलब he did not have a child। ठीक है। जुडिशियल, न्यायिक। जुडिशियल मतलब न्यायिक। ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। समझ लीजिए। हाँ, वेरी गुड। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार समझ लीजिए, कोई मामला यहाँ होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उसका अधिकार है। कोई मामला कोटा में हो रहे हैं तो वो कोटा का ज्यूरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार। फिर है जस्टिस, न्याय, है ना। जजमेंट, निर्णय। जस्टिसेबल, जस्टिसेबल मतलब जिस बात के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं उसको बोलते हैं जस्टिसेबल। ठीक है। लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन मतलब विधि। लेजिस्लेशन मतलब विधि। विधायक द्वारा बनाया विधि को बोलते हैं लेजिस्लेशन। लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी मतलब वेद पुत्र या वेद पुत्री। जो सही शादी से जो बच्चे पैदा होते हैं उसको बोलते हैं लेजिटिमेट चाइल्ड। लायबल, लायबल मतलब दायित्व किसका है, दायित्व। लायबिलिटी मतलब दायित्व। अगर किसी ने कोई काम किया है तो उसका वो दायित्व बनता है। ठीक है। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। लाइसेंस, अनुमति, लाइसेंस। लियो, लियो मतलब किसी के जगह, इन लियो ऑफ। समझ लीजिए कोई मामले में केवल प्रेसिडेंट ही साइन कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका में टूर में गया हुआ है तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जगह साइन कर सकते हैं तो बोलते हैं लियो, इन लियो।
ड्यू मतलब किसी के जगह। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी जब खत्म किए जाते हैं, कंपनी का वाइंडिंग अप होते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। कंपनी जब क्लोज किए जाते हैं, बंद किए जाते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। मेंटेनेंस मतलब भरण पोषण। मैलाफाइड, मैलाफाइड मतलब दुर्भावपूर्ण, नॉट इन गुड फेथ, दुर्भावपूर्ण। उसका चेक करो ना। मैलफीजेंस, मैलफीजेंस मतलब अवैध कार्य। तो आपके इसका आएगा मैलफीजेंस मतलब अवैध कार्य, इलीगल एक्ट। कौन सी सही? माइनर मतलब अवयस्क, माइनर मतलब अवयस्क, ठीक है। मिसफीजेंस, मिसफीजेंस मतलब लापरवाही से किया हुआ कोई कार्य, मिसफीजेंस। मॉर्गेज तो आप जानते ही हैं, गिरवी रखना, ठीक है। मर्डर, मर्डर तो आए दिन होते रहते हैं, इसलिए आपको पता होगा मर्डर क्या होते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्या होते हैं? लापरवाही, ठीक है। असावधानी से जो काम किया जाए उसको बोलते हैं नेग्लिजेंस। नेगोशिएबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है, ये एक शब्द है, ये अलग अलग डाल रखे हैं लेकिन एक शब्द है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे चेक है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एक कोर्ट बना हुआ है, चेक वगैरह, चेक ड्राफ्ट इत्यादि को, इत्यादि को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी मतलब निष्पक्ष, न्यूट्रलिटी मतलब निष्पक्ष। फिर है, तुम्हारा बनना है ना 1616 मोबाइल नंबर। फिर कौन सा शब्द है? नॉन फीजेंस, नॉन फीजेंस मतलब जो कार्य करना था वो नहीं करना, नॉन फीजेंस। राज शर्मा जी आपका माइक ऑन हो गया। हाँ, चेक बाउंस वाले केस जो है एनआई एक्ट के लिए कोर्ट बना हुआ है उसमें। फिर है नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन मतलब अधिसूचना, ठीक है। नोवेशन, नोवेशन मतलब समझ लीजिए दो जन ने कोई करार बनाया, उसमें एक जन ने कुछ नया चीज डाला, उसको बोलते हैं नोवेशन, नोवेशन, नवनीकरण। फिर है नुइसेंस, नुइसेंस मतलब उपताप, नुइसेंस मतलब उपताप। पब्लिक नुइसेंस भी लोग करते हैं, प्राइवेट नुइसेंस भी करते हैं, तो आप देख लीजिए, ठीक है। नुइसेंस। ओथ, ओथ मतलब शपथ। ऑब्सीन, अश्लील, ऑब्सीन मतलब अश्लील। ऑफेंडर, दोषी, ठीक है। ऑर्डर, कोर्ट का निर्देश, ठीक है, आदेश, कोर्ट का आदेश। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश। समझ लीजिए सदन नहीं चल रहे हैं, तब एक विधि बनाना अनिवार्य है, तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति या राज्यपाल जो विधि बनाते हैं उसको बोलते हैं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। When the session, when the legislative assembly or Lok Sabha or Rajya Sabha is not in session and you need to create a law, उसको बोलते हैं अध्यादेश। बच्चों मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? या मैं तो फिर इसमें ये वाला कर दो। आधार में तो देखो एक रिचुअल के जैसे मैं आधार में तो देखो है ना चेंज, ठीक है है ना। कहीं अगर बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाए आप बता दीजिए, ठीक है। अच्छा, ये आधार में थोड़ी जाएगा, आधार का नंबर। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, अध्यादेश, ठीक है। राज्यपाल के पास भी वो शक्ति है और राष्ट्रपति के पास भी वो शक्ति है। फिर है ओवर रूल, ओवर रूल मतलब पुराना कोई निर्णय को उल्टा करना, पुराना कोई निर्णय को उल्टा करना। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब अपनी पुरानी कोई निर्णय के खिलाफ निर्णय देते हैं, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, निजता का अधिकार, प्राइवेसी, मौलिक अधिकार नहीं है करके पहले सुप्रीम कोर्ट कहते थे, लेकिन आधार केस जब हुआ, आधार वाला जब केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा निजता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार मौलिक अधिकार, तो वो क्या हो गया? ओवर रूल। इसको या तो पोर्ट करा लो अगर आपको ऐसा सेकंड। फिर है पार्टीशन, पार्टीशन मतलब विभाजन,
तो आ, उल्टा कर दो, जियो माँ बाप उसमें अगर रोड रिचार्ज ने जो संपत्ति बनाया, क्योंकि अगर इंडिया में हम ये सोचते हैं कि वो हमारे लिए बनाया, कर दिया, नहीं, माँ बाप ने जो बनाया थोड़े दिन बाद वो माँ बाप का है ना, बंटवारा नया इशू है ना। किसी को आपको जो 10-15 दिन में क्या होता है, पढ़ाया लिखाया है जियो का एजेंट उसने मेरे को तब उनका काम खत्म हो गया। फिर आप वो चीज है ये देख के मत बैठना कि कब बंटवारा करेंगे, चल रहा है, 2 नंबर चल ठीक है, पार्टीशन कब करेंगे, ठीक जब है। आता है 24 घंटे में भी हो जाता है, जब आएगा बनाना है तो परजुरी, रिचार्ज तो हो नहीं होता, परजुरी मतलब शपथ वो आपको खाकर तो आपको झूठ बोलना। नंबर डाल देता हूँ। रिचार्ज करा लेंगे और इसको चालू कर हाँ, देंगे। इसको चालू कर शपथ खाकर कोर्ट में शपथ खाया आपने मतलब आपको कि मैं जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ और सच के सिवा आधार कार्ड में तो नंबर कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन अपडेट तो फिर आपने क्या किया, झूठ बोल, तो उसको बोलते हैं परजुरी, पेटिशन, याचना। जनाधार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेंटिफ, वादी, जो केस फाइल करता है सिविल केस, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। घंटे लगते हैं अगर आप वहाँ जाते हो तो प्लेड्ज, प्लेड्ज मतलब गिरवी रखना। 20 जनों में आपका नंबर प्रीएम्बल, वो डिस्ट्रिक्ट का है। प्रस्तावना, हमारे संविधान के जो शुरुआत में एक वो 20 जनों प्रस्तावना दिया हुआ है। आपको बोला कि 72 घंटे में वो आगे बाकी प्रीएम्पशन, प्रीएम्पशन का मतलब 15 दिन बोलते हैं और 90 दिन का मैक्सिमम। आपका मतलब जनाधार में पहले ये तुरंत हो जाएगा। वो तो सही है, कोई संपत्ति खरीदने का अधिकार को बोलते हैं प्रीएम्पशन। आपके पास में एक संपत्ति है, आपका भाई का है, लेकिन वो भाई ने किसी अन्य व्यक्ति को वो संपत्ति बेच दिया, पर उसमें पहला हक आपका था कि ये खरीदे, ठीक है। 9784 उसको बोलते हैं प्रीएम्पशन। प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन मतलब ये ओटीपी आया इसका। कई सालों के बाद जो अधिकार हमें हासिल होते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। समझ लीजिए 12 साल तक किसी और व्यक्ति का संपत्ति पर किसी और व्यक्ति ने कब्जा बना के रखा और जो उसका मालिक है उसने कभी उसका खिलाफ कुछ कहा नहीं, तो बाय प्रिस्क्रिप्शन समय के बीतते बीतते आप जो अधिकार हासिल करते हैं उसको बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। फिर है प्रिसम्पशन, प्रिसम्पशन मतलब उपधारणा। अगर समझ लो कोर्ट में आपसे पूछा जाए क्या आपने चोरी किया, लेकिन आप चुपचाप खड़े हैं, तो कोर्ट ये मान लेंगे कि जी हाँ इसने ही चोरी किया। उसको बोलते हैं प्रिसम्पशन, उपधारणा। प्रिविलेज, कोई विशेष अधिकार आपको मिला हुआ है, प्रिविलेज। समझ लीजिए हमारे पार्लियामेंट में और हमारे विधानसभाओं में कोई भी मेंबर कुछ भी बोल सकते हैं, उसके लिए उन्हें कोर्ट नहीं लेकर जा सकते, उसका उनका प्रिविलेज है। लेकिन कोर्ट जैसे ही वो पार्लियामेंट से बाहर आके कुछ गलत कहा, उनके ऊपर आप मानहानि का केस ठोक सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभा के अंदर उनको एक विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वहां वो जो भी करें उसके लिए आप कोर्ट नहीं ले जा सकते। उसको बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रिविलेज। प्रिविटी, प्रिविटी मतलब स्वकार्यता, निजता। प्रोसेस, देखिए प्रोसेस का दो मतलब है, एक प्रोसेस का मतलब है प्रक्रिया, दूसरा प्रोसेस का मतलब है जब कोर्ट सम्मन्स भेजते हैं। सम्मन्स भेजना मतलब फलाने तारीख को फलाने कोर्ट में इस समय आपको पहुंचना है, उसको बोलते हैं सम्मन्स। सम्मन्स को भी प्रोसेस कहा जाता है। सम्मन्स, सम्मन्स शब्द सुना है बच्चों आपने? एक होता है वारंट, ठीक है, एक होता है वारंट, एक होता है सम्मन्स। सम्मन्स मतलब सिविल मामले में कोर्ट ये कहेगा कि यू हैव टू कम टू दिस कोर्ट एट दिस टाइम ऑन दिस डेट, इस तारीख को इस समय इस कोर्ट में आना है, उसको बोलते हैं सम्मन्स। वारंट अलग चीज होता है। वारंट क्या होता है? पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए सम्मान होते हैं वो। सम्मन्स तो लेटर होते हैं, सम्मन्स लेटर होते हैं व्यक्ति को कोर्ट पहुंचने के लिए। वारंट क्या होता है? वारंट पुलिस को दिया जाता है कि फलाने व्यक्ति को अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके आई, ठीक है। गुड गुड, आगे बढ़े। प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट मतलब आपने लिखित में कह दिया है कि मैंने आपसे पैसा लिया है और इस तारीख को लिया है और इस तारीख को मैं इतने ब्याज के साथ इस पैसे को मैं लौटाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रोमिसरी नोट।
प्रूफ, प्रूफ क्या होते हैं? प्रूफ को हिंदी में क्या कहते हैं? सबूत, साक्ष्य, ठीक है, सबूत। हाँ जी, हाँ जी, सबूत। प्रोपोजल, प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव। प्रस्ताव, वेरी गुड। प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन पक्ष, ठीक है, अभियोजन, ठीक है। प्रोसीजरल, प्रक्रिया, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, ठीक है। प्रोविसो, प्रोविसो मतलब हिंदी में उसे कहते हैं परंतुक, परंतुक मतलब देखिए, कोई भी एक विधि बनाने के बाद उसके अपवाद जो नीचे लिखे होते हैं उसको बोलते हैं प्रोविसो। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। संविधान में लिखा है विधि के समक्ष सब समान होंगे, लेकिन ठीक उसके नीचे आर्टिकल 15 में लिखा है स्त्री के लिए, बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। ये क्या है? एक तरह के प्रोविसो है। प्रोविसो मतलब अपवाद, ठीक है, अपवाद। रैटिफाई, रैटिफाई मतलब किसी चीज पर मोहर लगाना, किसी चीज को सही बताना, ठीक है। समझ लीजिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए, अमेरिका के साथ कोई करार करके आए, फिर वो जब इंडिया आते हैं पार्लियामेंट जो है उस करार को मोहर लगाते हैं, उस करार को सही ठहराते हैं, रैटिफाई करते हैं। रिसीवर, रिसीवर का मतलब समझ लीजिए कोई प्रॉपर्टी के बारे में कोई विवाद है तो कोर्ट एक व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी को देखभाल करने के लिए या वो प्रॉपर्टी के सेल करने के लिए एक व्यक्ति को लगा सकते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो सकते हैं, उनको कहते हैं रिसीवर। जब सिविल मामले में कोई प्रॉपर्टी का विवाद हो और किसी व्यक्ति को उसका जिम्मेदारी दिया जाए वो प्रॉपर्टी को देख रेख करने के लिए या फिर वो प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, उसको कहते हैं रिसीवर। फिर है रिडम्पशन, आपने कोई चीज गिरवी रखा था, उसको जो वापस लेके आते हैं, पैसा चुका के जो वापस लेके आते हैं उसको कहते हैं रिडम्पशन। रेफरेंस, रेफरेंस मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर कोई संवैधानिक मामले में राष्ट्रपति कोई संवैधानिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का सलाह लेते हैं उसको कहते हैं रेफरेंस। रेगुलेशन, रेगुलेशन मतलब नियम। रिमांड, रिमांड क्या होते हैं? पुलिस कस्टडी, ठीक है, पुलिस कस्टडी को साधारण भाषा में रिमांड कहते हैं, पुलिस कस्टडी। रेमेडी, रेमेडी मतलब उपचार। रिपील, रिपील मतलब खत्म करना। अभी हमारे जो ये गवर्नमेंट है अभी आईपीसी को रिपील करने जा रहे हैं, भारतीय शिक्षा भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको रिपील कर रहे हैं, नया संहिता लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रिपील। फिर है रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा मतलब एक केस अगर फाइनल हो गया उसके बारे में फिर आप केस नहीं कर सकते हैं, ठीक। रेस्पोंडेंट, रेस्पोंडेंट मतलब कोई व्यक्ति कोर्ट के सामने कोई याचना करते हैं तो दूसरा पक्ष को कोर्ट बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं रेस्पोंडेंट, जिसको प्रतिक्रिया देना चाहिए, रेस्पोंडेंट। रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापना। देखिए समझ लीजिए कोई निचली कोर्ट से गलती हो गया, आपका घर आपसे खाली करवाया गया, लेकिन आप हाई कोर्ट गए, फिर आपके पक्ष में वो फैसला सुनाया गया, तो क्या होगा? आपका अपना पुराना घर आपको वापस मिलेगा, उसको बोलते हैं पुनर्स्थापना या रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। रूल, रूल भी नियम ही है। रूलिंग, रूलिंग मतलब कोई फैसला, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रूलिंग कहते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल मतलब अनुसूची, अनुसूची। सेक्शन, धारा है ना, आईपीसी में सेक्शंस होते हैं, धारा, धारा 302, ठीक है। सेटलमेंट है ना, कॉम्प्रोमाइज, समझौता,
सोवरनिटी मतलब संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है जैसे भारत 15 अगस्त 1947 में संप्रभु देश बन गया। हमारे अंदरूनी मामले में और हमारे बाहरी मामले में हम निर्णय लेंगे। ब्रिटिशर्स ने 200 साल निर्णय ले लिया, अब हम उनका निर्णय को नहीं मानते हैं। हम हमारे अंदरूनी मामले में, इनको बोलने की तमीज नहीं है, Yes. वो अपने भी हमारे बाहरी मामले में हम निर्णय लेंगे, ठीक है। कलेक्टर के पास स्टैंप ड्यूटी है ना, जब आप कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं आपको स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस दोनों देने पड़ते हैं। स्टैंप ड्यूटी वो ट्रेजरी में जाते हैं, गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाते हैं। स्टेटस को मतलब कोई स्थिति को बनाए रखना। स्टेटस को, स्टेटस को मतलब कोई भी स्थिति को बनाए रखना। समझ लीजिए कोई टेम्पल है या मॉस्क है और विवाद ये चल रहा है कि ये मॉस्क है या टेम्पल है, तो कोर्ट कहेंगे कि उसका स्टेटस को बनाए रखें, उसका स्थिति बनाए रखें। फिर है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब अधिनियम, ठीक है। सक्सेशन, सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार। सम्मन्स मैंने आपको समझाया, कोई सिविल मामले में कोर्ट जो लेटर भेजते हैं व्यक्ति को हाजिर होने के लिए उसको बोलते हैं सम्मन्स। श्योरिटी, श्योरिटी मतलब गारंटी जो लेता है। समझ लीजिए किसी ने उधार लिया किसी से, मिस्टर ए और बी के बीच में ये चल रहा है और मिस्टर सी ये कह रहे हैं कि अगर साहब ये पैसा नहीं चुकाएंगे मैं पैसा चुकाऊंगा, तो इसको कहते हैं श्योरिटी। टेनेंट मतलब किराएदार। टेस्टेटर जो वसीयत लिख के जा रहे हैं उसको बोलते हैं टेस्टेटर। टेस्टाट्रिक्स जो स्त्री वसीयत लिख के जा रहे हैं उसको बोलते हैं टेस्टाट्रिक्स। टाइटल, टाइटल मतलब अधिकार, टाइटल मतलब अधिकार होते हैं। टॉर्ट अपकृत्य। ट्रेडमार्क जो कोई विशेष चिन्ह किसी कंपनी के होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क, ठीक है। रीसेंट, रीसेंट मतलब राजद्रोह, राजद्रोह। ट्रीटी दो देश के बीच में जो करार होते हैं उसको बोलते हैं ट्रीटी। ट्रेसपास मतलब अतिक्रमण। ट्रायल मतलब विचारण। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट के जैसे ही एक संस्था बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ट्रिब्यूनल। जैसे लेबर मामलों में ट्रिब्यूनल में मामला जाते हैं, रेंट के मामले भी ट्रिब्यूनल में जाते हैं, ठीक है। ट्रस्ट भरोसा, भरोसा भी है और कोई संस्था को भी ट्रस्ट का कह सकते हैं। अल्ट्रा वायरस मतलब विधि के सीमाओं के बाहर, विधि ने कोई सीमा अगर तय किया उसके बाहर आप जाते हैं तो उसको कहते हैं अल्ट्रा वायरस। जैसे हमारे पुलिस को क्या अधिकार नहीं है किसी को मारने पीटने का, लेकिन वो जब भी मौका मिलते हैं लोगों को मारते हैं। तो ये कोई विधि ने दिया हुआ शक्ति नहीं है। वो सुबह उठ के बाल वाल बना के कपड़ा वगैरह पहन के उनको लगता है कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, कोई बात नहीं। तो अल्ट्रा वायरस विधि के सीमाओं के बाहर जो किए हुए कार्य। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर अधिकार रखते हैं और उस अधिकार का दुरुपयोग करते हैं उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस। यूसेज रीति रिवाज। वर्डिक्ट फैसला। वेस्टेड, वेस्टेड मतलब निहित। एक व्यक्ति के वेस्टेड राइट है मतलब वो व्यक्ति के अंदर वो अधिकार निहित है, वेस्टेड। वायलेट मतलब उल्लंघन करना। विस मेजर, विस मेजर मतलब एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ गॉड। विस मेजर एक्ट ऑफ गॉड। मैंने जैसे कहा सुनामी आ गया या एर्थक्वेक आ गया। कोविड तो चाइना का गिफ्ट है, लेकिन उसको एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते हैं। लैंडस्लाइड हो गया है ना, प्राकृतिक जो आपदाएं होती है, ठीक है। वॉइड, वॉइड मतलब शून्य। वॉइडेबल शून्य करनी। वॉइड तो होता है शून्य,
ठीक है। वॉइडेबल मतलब जो कोर्ट में जाके आप उसको शू नहीं करते हैं उसको बोलते हैं वॉइडेबल। ठीक। वेवर मतलब त्याग करना। देखो आप कहते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है, आपने उसको वेव कर दिया, लो अंगूठा लगा है ना। वेव करना मतलब क्या करना। वारंट मैंने आपको समझाया, क्रिमिनल मामलों में वारंट जारी करते हैं। वारंटी आप जानते ही हैं, विल, वसीयत, रिट। देखिए अगर आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होते हैं, आप जोधपुर जाइए, जोधपुर में हमारा हाई कोर्ट है, जयपुर में उसका बेंच है, तो रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है। रॉन्ग मतलब गलती, अपराध, रॉन्ग। बच्चों इतना समझ में आ गया? मैं अच्छों को तका देता हूँ, इसलिए मैं आपसे बीच बीच में ब्रेक लेता हूँ। सर हाँ रिचिन बोलिए। सर इस क्वेश्चन का आंसर किस हिसाब से देना होगा? देखो देखिए इंग्लिश, ये जो एग्जाम है इसमें ट्रांसलेशन के अलावा बाकी सब आपको इंग्लिश में लिखना है वैसे तो, लेकिन अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख पाए तो आप उसको छोड़ के मत आइए, आप कम से कम हिंदी में उसका चलो 10 दिन लग जाते हैं, 7 दिन का मीनिंग लिख के आना, ये कह रहा हूँ। उसको तो करने में 10 दिन लग गए यार, वो फॉर्म भरने में। वैसे तो ये पेपर में इंग्लिश में ही उत्तर देना है ट्रांसलेशन के अलावा। बाकी मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि अरे साहब इसका इंग्लिश में लिखना मुझे नहीं आता, इसलिए आपको छोड़ के नहीं आना, आपको हिंदी में लिखना है। क्योंकि ज्यादातर जो कॉपी चेक करते हैं मेरे जैसे लोग हैं, हम किसी को फेल नहीं करते। ठीक है, मैंने 1200 कॉपी चेक किया, मैंने एक को भी फेल नहीं किया। तो आप देखिए, ठीक है, ओके। सर मेरा सर क्वेश्चन ये था सर कि इसका जैसे आंसर हमें लिखना होगा तो इसमें लिखना क्या रहेगा? केवल जो आपने बताया उसका मीनिंग करके इसमें केवल मीनिंग लिखना है, लीगल टर्म्स का मीनिंग लिखना है। मतलब पूरी लाइन बना के लिखनी है मतलब? हाँ जी, आप लिखो ना यार, दो लाइन लिखो, क्या फर्क है। शॉर्ट आंसर या कुछ मतलब शॉर्ट कोर्ट के पर्पस से। देखो यार आपके साइड में इतने ज्यादातर केस में क्या होता है कि 10 लीगल टर्म्स आते हैं, तो 2-2 मार्क के होते हैं वो, है ना। तो आप मार्क्स देख लीजिए, उस हिसाब से आप लिखिए, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़े, लैटिन मैक्सिम्स देखें आपके पास। आप अगर थक गए हम शाम को भी क्लास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप थके तो नहीं ना? ओके, देखिए आप, हाँ जी, हाँ देखिए जितना हो सकता है अपन अभी कवर करते हैं, ठीक है। देखिए लैटिन मैक्सिम्स, वार्षिक है इनकी, सुनिए थोड़ा सा और देखिए। लैटिन मैक्सिम्स नहीं तो हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेके हम कवर करेंगे। मैं बाकी चीजें थोड़ा सा समझा लेता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि सब लोग क्लास तक बैठेंगे, इसलिए मैं जो पीछे से हम शुरू करते हैं। एक आता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज ये 10th पॉइंट, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजे उसमें 10th पॉइंट। आपके नाम पे क्या डालना? आपका एग्जाम के बाद तनिष्क, देखिए सुनिए इधर, कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज अगर आए तो कुछ चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले अनसीन पैसेज अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्वेश्चंस एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस आप पढ़िए, अनसीन पैसेज आप अच्छे से उसके बाद में पढ़िए। ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है, ये फ्रेज का मतलब क्या है, इसमें क्या तर्क दिए हुए हैं। और अनसीन पैसेज में एक बात आपको याद रखना है कि वो पैसेज के सेंटेंस ऐसे के ऐसे उठा के आपको नहीं लिखने हैं, आपको अपने शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन देखते हैं उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन पार्लियामेंट, वो जल्दी से वो पैसेज में देखते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये इंडियन पार्लियामेंट, और वो लाइन ऐसे कैसे लिखते हैं। इतना प्रतिभा आप जो है मत दिखाइए, आप अपने
चार्ज हाँ। कर देगा मतलब वो तो ये चीज़। समझाओ भाषा में उसको लिखिए, जनाधार ठीक है। तो इसका है बना हुआ है। सर उससे फिर पहले लेटर राइटिंग, इसमें नंबर कौन सा है? लेटर राइटिंग जो है, नंबर इनके नाम पे लेटर नंबर राइटिंग आएगा, 3 प्रकार के हो आपके सकते आपके नाम पे आपका नंबर आएगा, हाँ बच्चों, आपके बच्चों का नाम पे अलग नंबर आएगा। अभी क्या लेटर राइटिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक 4-5 जो भी आपके इसमें इससे नाम है ना सब में एक प्राइवेट लेटर या सोशल लेटर, दूसरा होता है ऑफिशियल लेटर, आपको अगर अलग करवाना है और फिर business आपका letter। आपका नंबर डलाना है, इनके देखिए, नाम पे इनका नंबर डलाना है। लेटर कैसे लिखना है मैंने एक उदाहरण यहाँ दिया है, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट में सबसे पहले ऊपर आपको एड्रेस लिखने हैं। मेरे को कोई इशू नहीं है, एड्रेस। अगर सिस्टम लेगा तो डाल दूंगा। एड्रेस अगर आपके नहीं है तो मैंने एक एड्रेस यहाँ लिख के रखे हैं, वो भी आप याद करके लिख सकते हैं। एड्रेस लिखने के बाद नीचे यार आपके नाम पे नहीं खुला कल ये है। आपके जैसे एग्जाम 17 अगस्त को है तो मैंने वो 17 अगस्त डाल रखा है, 17 अगस्त 2023। फिर नहीं हुए तो फिर किसको आप लिख रहे हैं? टू द प्रिंसिपल, अभी जैसे आप इनके नाम पे नहीं खुला था तो आपको ओटीपी अगर आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? पाली, ठीक है। अब आप बताओ तो ठीक है, मेरे फिर को कोई इशू नहीं है, मैं तो सब में एक ही सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन मतलब डियर सर, डियर मैडम, जो भी। जनाधार है, हाँ। तो इसके नंबर तो अलग है। फिर आप पैराग्राफ में लिखेंगे लेटर, लेटर जो है पैराग्राफ में लिखेंगे, 2-3 पैराग्राफ। इससे 4 मेंबर फिर आप लिखेंगे yours sincerely, इनके नाम पे तो yours sincerely। आधार कार्ड वालों को डाल देंगे। फिर आपका नाम और सिग्नेचर। जरूरी नहीं है कि आप अपना नाम ही लिखें, क्योंकि ये निजता की बात है, तो आप मेरा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जनाधार अलग 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 हो जाएगा। तो अलग नहीं होगा। लेटर राइटिंग में ये चीजें याद रखना, सबसे पहले एड्रेस ऊपर, उसके नीचे डेट, फिर किसको लिख रहे हैं टू, फिर जो बॉडी है उसमें सबसे पहले डियर सर, डियर मैडम, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, जो भी है। फिर पैराग्राफ्स में आप लेटर लिखिए, पैराग्राफ्स में अच्छे से पैराग्राफ्स में लिखिए, ठीक है। और नीचे थैंक यू, यूअर्स सिंसियरली ओटीपी है मेरे सैम जे अब्राहम, ठीक है। साइन कीजिए आप, आपका साइन मैंने एडमिट कार्ड में देख रखे हैं, आप सबके साइन बहुत अच्छे हैं, आप साइन कर सकते हो उसको, ठीक है। 9497। हाँ जी बोलिए, क्या क्या रिपीट करूं? रोल नंबर मत लिखिए, सबसे नीचे सबसे यूअर्स सिंसियरली उसको बोलते हैं ना जैसे समझ लीजिए आप पापा को लिख रहे हैं तो यूअर्स ओबीडियंटली, आप टीचर को लिख रहे हैं तो यूअर्स सिंसियरली, ठीक है। आप पीछे हम देखें हैं ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आपके एडमिट कार्ड में मेरे साइन है, तो आप थोड़ा सा आजकल प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। ऐसे राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ऐसे जो है अलग अलग प्रकार के आते हैं, कभी कभी लॉ के सब्जेक्ट के आते हैं और कभी कभी नॉन लीगल सब्जेक्ट्स पे भी आते हैं। तो ऐसे में आपको कुछ चीजें याद रखना है। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे रिजर्वेशन या आरक्षण सही है या नहीं है, टाइटल आप लिखिए। फिर आपको पैराग्राफ्स में ऐसे लिखने होते हैं, हर पैराग्राफ में कोशिश ये करना कि एक आइडिया को आप अच्छे से एक्सप्लेन करें, वन आइडिया इन एवरी पैराग्राफ, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको याद रखना है वर्ड लिमिट। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे लिखते जा रहे हैं, है ना, आपके पास खूब टाइम है, लेकिन टीचर जो है के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो आप वर्ड लिमिट को देखिए। बहुत तर्कमय उत्तर दीजिए, ऑर्डर में उत्तर दीजिए, लॉजिकली दीजिए, संतुलित हो जाइए। ऐसा नहीं कि शुरू से ही आपने फायरिंग शुरू कर दिया, आरक्षण गलत है साहब, आरक्षण इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, इसलिए गलत है, नहीं। आप संतुलित हो जाइए। आरक्षण के पक्ष में ये तथ्य दिए जाते हैं, आरक्षण के विरोध में ये तथ्य दिए जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आज के तारीख आरक्षण दिए जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। आपके उदाहरण, आपके जीवन से आप उदाहरण दे सकते हैं, आपके समाज से आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, इतिहास से आप उदाहरण दे सकते हैं। ये है ऐसे। फिर है प्रेसी राइटिंग। ये शब्द आपने सुना है बच्चों? प्रेसी राइटिंग क्या होता है? प्रेसी
प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग का मतलब होता है सार लिखना, प्रेसी राइटिंग। बच्चों ये प्रेसी राइटिंग शब्द देख के आप एग्जाम हॉल में बेहोश मत होना, इसलिए मैं उसको वो बता के दे रहा हूं, सार लिखना, समरी लिखना। प्रेसी राइटिंग में आपको 3-4 चीज याद रखने हैं। नंबर 1, आपको एक पैसेज दिए जाते हैं और उसका एक टाइटल आपको बनाना पड़ते हैं। टाइटल सबसे पहले आपके मार्क टाइटल के लिए दिए जाएंगे। समझ लीजिए एक पैसेज दिया राजस्थान के इतिहास के बारे में, तो आपको एक टाइटल लिखना पड़ेगा, द ग्रेटनेस ऑफ महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के वीरता। तो ये टाइटल हो गया, टाइटल एक शीर्षक आपको देना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जो पैसेज मिला उसको 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा, 1/3 कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस। अच्छा, कंप्रेस करना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। समझ लो 300 शब्द का पैसेज है तो आपको 100 शब्द का करना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आप लिखेंगे कितने शब्द लिखे, ध्यान रखना। प्रेसी राइटिंग में आपको नीचे पूरा आपने प्रेसी लिखने के बाद नीचे लिखना पड़ेगा 110 शब्द मैंने लिखे, 100 वर्ड्स। तो वो टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो टीचर को उसे गिनना नहीं पड़ेगा, टीचर को अनुमान नहीं लगाना पड़ेगा। टीचर ने देखा कि देखो ये 300 शब्द का एक पैसेज दिया, ये बच्चे ने 105 में उसको समराइज, ठीक है। और कोई भी चीज रिपीट मत करिए प्रेसी राइटिंग में। और ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अपनी कोई चीज उसमें मत डालना। जो पैसेज में दिया हुआ है वही चीज आपको लिखना है। पर 1-2 चीज और याद रखना, जैसे समझ लीजिए पैसेज में किसी ने किसी से जो कहा उसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल रखे हैं। राम ने श्याम से कहा, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है कि हम जो है कल उदयपुर जाएंगे। तो आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको ये लिखना पड़ेगा कि राम और श्याम ने एक कहा कि उसको इन्वर्टेड कॉमास वगैरह इसमें नहीं आएंगे, आपको उसको संक्षिप्त में करना है कुल मिला के, है ना, प्रेसी राइट। अच्छा, आपके जो बुकलेट आते हैं उसमें 36 पेज है। आप पीछे जो है, पीछे 1, 2, 3, 4 पेज रफ यूज के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें आप पहले एक प्रेसी बना सकते हैं, फिर उसको यहाँ कॉपी कर सकते हैं, समझे। इधर काटा पीटी करने की जरूरत नहीं। रफ 36 पेजेस यूनिवर्सिटी ने जो है बुकलेट्स में दिए, तो उसका फायदा उठाइए। अच्छा, ये लैटिन मैक्सिम्स और पढ़ के आज हम ये क्लास हम यही खत्म करेंगे। लैटिन मैक्सिम्स उठाइए आप लोग। ये जो डॉक्यूमेंट है उसका पेज नंबर 21, ये नीचे पेज नंबर 21 जो लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहला है, थोड़ा सा इसको देखते जाना, ये मेंसा एट तोरो, इसका मतलब शादी तो जिंदा है लेकिन साथ में नहीं रह रहे हैं, ठीक है। आपने जब हिंदू विधि पढ़ा होगा सेक्शन 10 में न्यायिक प्रतिकरण, है ना, जुडिशियल सेपरेशन दिया हुआ है, उसका लैटिन मैक्सिम है ये मेंसा एट तोरो, मीन्स मैरिज इज अलाइव बट पार्टनर्स आर नॉट लिविंग टुगेदर। शादी तो जिंदा है लेकिन साथ में नहीं रह रहे हैं। दूसरा है अब इनिशियो, अब इनिशियो मतलब शुरुआत से, शुरुआत से। जैसे समझ लीजिए आपने एक अवयस्क के साथ कोई संविदा बनाया, वो शुरुआत से ही शून्य है। अब इनिशियो एक्टियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सना। अगर व्यक्ति ही नहीं रहा तो वो केस नहीं रहेगी। देखिए कोई सिविल केस है,
समझ लीजिए आपने किसी के खिलाफ मानहानि का सिविल केस कर रखे हैं, क्षतिपूर्ति चाहते हैं, पर जिसके खिलाफ आपने केस किया वही मर गया, तो व्यक्ति के साथ वो केस खत्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं उसके लिए ये लैटिन मैक्सिम एक्टस क्यूरी नेमिन ग्रेविटाट। इसका मतलब है न्यायालय किसी की हानि नहीं करती है। न्यायालय जो है किसी की हानि नहीं करते हैं। अभी आपके भी नहीं, अब आपका न्यायालय न्याय करने के लिए बेटे है, न्यायालय किसी की हानि नहीं करते। नेक्स्ट एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रियम, मतलब अपराध करने के लिए दो चीजों की जरूरत है, एक मानसिक और एक शारीरिक। अगर आपने सोचा किसी के हत्या करने के लिए तो आपको कोई भी कोर्ट आपको सजा नहीं देगी, लेकिन वो मानसिक काम के साथ कोई शारीरिक काम भी आपने किया, आपने चाकू किसी के लगाया तो वो अपराध हो जाएंगे। तो अपराध के लिए मानसिक और शारीरिक काम दोनों चाहिए। एक्टस रियस मतलब गलत कार्य एक्टस रियस। अड इंटरिम मतलब जो समय में ये केस चल रहा है उस समय कोई उपचार अगर कोर्ट देते हैं उसको बोलते हैं अड इंटरिम। समझ लीजिए कोई प्रॉपर्टी पे अवैध तरीके से कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो आपने कोर्ट से रिलीफ मांगा, कोर्ट ने उसको रोक दिया, तो वो क्या हो गया, आपको अड इंटरिम रिलीफ मिल गया, आपको तात्कालीन जो है राहत मिल गया। फिर है अड वेलोरम मतलब मूल्य के अनुसार, कीमत के अनुसार अड वेलोरम। एडजर्नमेंट सिने डाई मतलब बिना समय बताए स्थगित करना, बिना समय बताए, बिना कोई अगला समय बताए स्थगित करना। पार्लियामेंट कभी कभी स्थगित करते हैं एक दिन के लिए, कभी कभी कहते हैं कि कभी कभी वो कहते नहीं कि कितने दिन बाद हम मिलेंगे, उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। ठीक है, अलिबी अनिश्चित अनिश्चित समय के लिए, थैंक यू, अनिश्चित काल के लिए जब स्थगित करते हैं उसको बोलते हैं एडजर्नमेंट सिने डाई। अलिबी ये अच्छी वाली, ये आपको काम आएंगे। अलिबी मतलब आप ये बचाव देना कि मैं उस समय वहां था ही नहीं। समझ लीजिए एक जगह चोरी हो गया और आपके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है, लेकिन आपने कहा कि उस दिन तो मैं साहब चित्तौड़ में था ही नहीं, मैं उस दिन जयपुर गया हुआ था, है ना, गहलोत जी से मिलने के लिए जयपुर गया हुआ था, तो उसको क्या कहेंगे, अलीबी। लेकिन पुलिस, हाँ पुलिस क्या करेंगे, पुलिस उस दिन के मोबाइल आपका ट्रैक करेंगे, तो आप सुबह तो कुंभानगर में थे, दोपहर को जामटिकेड़ा में थे, शाम को गांधीनगर में थे और रात को मीरा होटल में थे। तो आपका जो ये अलीबी का जो बचाव है वो काम नहीं आएगा। ठीक है, फिर है अलिगेंस कॉन्ट्रारिया नॉन एस्ट ऑडियंस। अगर दो विरोधाभासी चीज आप कोर्ट को कहें, कोर्ट आपको सुनने के लिए मना कर देगी। You cannot tell contradictory things to the court, है ना। आप कोर्ट को कभी कुछ नहीं कह सकते हैं, आप कोर्ट के सामने एक ही बात कह सकते हैं। अमिकस क्यूरी मतलब फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। कभी कोई मामले में कोर्ट को निर्णय लेने के लिए कोर्ट कोई विशेषज्ञ को या कोई एडवोकेट अधिवक्ता को बुलाते हैं कोर्ट की मदद के लिए, उसको बोलते हैं अमिकस क्यूरी। एनिमस मतलब आपका सोच, इंटेंशन, आपका विचार क्या था, एनिमस आपका विचार क्या था।
ओडी अल्ट्रम पार्टम, ओडी अल्ट्रम पार्टम मतलब दोनों पक्षों को सुनो। ओडी अल्ट्रम पार्टम मतलब दोनों पक्षों का सुनना। देखिए बच्चे आके कुछ कहते हैं तो माँ बाप जो पहले आके कहते हैं उसका सुन के दूसरे को मारते हैं, ये गलत है। दोनों पक्षों को सुनो और दोनों को मारो। तो ये क्या हो गया, दोनों पक्षों का सुनना जरूरी। फिर है बोनस जुडेक्स, सेकेंडम एक्विटम एट बोनम जुडिशिया एट एक्विटम स्ट्रिक्टो जूरी प्रेफेक्ट। इसका मतलब एक अच्छा न्यायाधीश वो होता है जो विधि के अनुसार निर्णय लेता है। एक अच्छा न्यायाधीश वो होता है जो विधि के अनुसार निर्णय देता है। कैवेट एम्प्टर, कैवेट एम्प्टर मतलब जो खरीदने वाला है वो सतर्क रहे। देखिए पहले जमाने में कंज्यूमर कोर्ट नहीं था। अगर हमने कोई चीज खरीद के आते थे तो खरीदने वाले के ऊपर दायित्व होता था कि आपने सब कुछ देख के अच्छे से ठीक से खरीद के लेके आए। पर आज के तारीख ये जिम्मेदारी सेलर के ऊपर हो गया। सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा कि सही चीज वो बेचे, ठीक है। फिर है कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम मतलब दो लोग जब संविदा करते हैं एक ही मंशा से करें, एक ही विचार से करें, कंसेंसस एड इडम आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 13। फिर है कॉर्पस डेलिक्टी। देखिए किसी का अगर मर्डर हो गया तो वो जो डेड बॉडी है, वो जो डेड बॉडी, जैसे बावरी देवी का केस आपने सुना होगा, डेड बॉडी को टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग जगह फेंक दिए थे, बहुत फेमस केस है, आपको पता है। तो वो जो डेड बॉडी है उसको बोलते हैं कॉर्पस डेलिक्टी। फिर है कॉर्पस जुरी सिविलिस, जो सिविल जी जो सिविल केस, जो सिविल अधिनियम है उसके संहिता को बोलते हैं कॉर्पस जुरिस सिविलिस। जितने सिविल लॉ है संपत्ति को लेके, संविदा को लेके, शादी को लेके, वो सबको बोलते हैं कॉर्पस जुरिस सिविलिस। अच्छा बच्चों, मैं ये जो लैटिन मैक्सिम समझा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैमनेस सीने इंजूरिया मतलब आपको नुकसान तो हुआ लेकिन आपका कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ, नुकसान तो जरूर हुआ। समझ लीजिए एक स्कूल यहाँ चल रहे हैं, एक सामने एक और स्कूल आ गया और उन्होंने अपना फीस बहुत कम कर दिया, तो मुझे नुकसान तो होगा लेकिन मेरा कोई विधिक अधिकार का हनन नहीं हुआ, ठीक है। फिर है डिफैक्टो। डिफैक्टो मतलब तथ्य की दृष्टि से, डिफैक्टो वस्तुतः तथ्य की दृष्टि से। फिर है डी जुरे, विधि की दृष्टि से। डिक्री निसी, डिक्री निसी मतलब जो कोर्ट का आदेश कुछ समय बाद लागू होगा, डिक्री निसी। डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगरे मतलब अगर समझ लो कोई विधि बनाने का अधिकार मुझे मिला हुआ है, ये काम मैं और किसी को बांट नहीं सकता है। डेलीगेटेड पावर कैनॉट बी डेलीगेटेड अगेन। मुझे कुछ विधि ने कुछ अधिकार दिए हैं, उस अधिकार को मैं और किसी को नहीं दे सकता है, ठीक। फिर है डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स। विधि तुच्छ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं। 26वीं पॉइंट पे हम विधि तुच्छ बातों की ध्यान नहीं रखते हैं। समझ लीजिए मेरे एक पेन यहाँ पड़ा हुआ है, आपने आईडी कार्ड में साइन करने के लिए आपने मेरा ये पेन उठाया, तो मैं केस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि विधि तुच्छ बातों की ध्यान नहीं रखती। फिर है डेनेटियो मार्टिस कोस,
एक व्यक्ति जब मरने पर है और अपना कोई संपत्ति किसी को गिफ्ट करते हैं, उसको बोलते हैं डोनेटियो मार्टिस्कोस। फिर है डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स मतलब 7 साल से छोटा बच्चा कोई अपराध कर नहीं सकता है। A child who is below 7 years cannot do an offense। 7 साल से कम जो बच्चा है वो अपराध नहीं कर सकता। E incubit probatio q dicit non q negat। जो व्यक्ति कोर्ट में जाते हैं और कुछ बातें कहते हैं, उसे साबित करना पड़ेगा। अगर मैंने जाके कहा कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, तो मुझे उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, मुझे उसको साबित करना पड़ेगा। फिर है एजुसडम जेनरिस। एजुसडम जेनरिस मतलब एक ही जाति के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के मतलब जैसे समझ लीजिए मैं किसी को कहता हूं कि ब्रेड, बटर, दूध ये सब लेके आना, और भी अगर उसके साथ कुछ है तो लेके आओ। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आते टाइम एक कार और लेके आना। उसका मतलब ये है कि ब्रेड, बटर के साथ हो सकता है आप थोड़ा सा कोई खाने पीने का साथ चीज लेके, क्योंकि कार और जीप और सब बिल्कुल अलग जाति के कैटेगरी। तो ये जो सिस्टम जेनरिस मतलब एक ही जाति के। एटीएम है क्या? एमिनेंट डोमेन। एमिनेंट डोमेन मतलब सरकार के पास ये अधिकार है कि किसी का प्रॉपर्टी वो ले। सार्वजनिक कार्य के लिए प्रॉपर्टी लेने का राज्य का अधिकार को बोलते हैं एमिनेंट डोमेन। समझ लीजिए हमारे यहाँ कोई मेट्रो आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब 60 साल से ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, हम ये नहीं दे सकते। क्यों? ये कोई सार्वजनिक काम के लिए प्रॉपर्टी लेने का अधिकार राज्य रखते हैं। ठीक है। एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब कोई अपने पद पे कोई व्यक्ति है, उसके कारण समझ लीजिए इंडिया के प्रेसिडेंट के पास यह अधिकार है कि किसी का मृत्यु दंड भी हो जाए उसको माफ करने का। वो प्रेसिडेंट कोई भी बने, राजेंद्र प्रसाद जी से लेके द्रौपदी मुर्मू मैडम तक कई प्रेसिडेंट्स, तो एक्स ऑफिशियो वो ऑफिस में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति वो काम कर सकता है। ठीक है। एक स्पेशलिस्ट डेरोगेट लेजी जेनरिस जनरली मतलब अगर समझ लो कोई एक विषय के लिए एक स्पेसिफिक कानून बना हुआ है, तो फिर उसके लिए कोई जनरल कानून को नहीं देखा जाएगा। समझ लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं। ड्रग्स के मामले के लिए इंडिया में एक एनडीपीएस एक्ट बना हुआ है। तो कोई ड्रग्स में पकड़ा गया तो हमें भारतीय दंड संहिता में उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एक अलग कानून बना हुआ। ठीक है। एक्सटर्पी ओसा नॉन ओरिटर एक्टियो। अगर समझ लो किसी व्यक्ति ने कोई इमोरल को क्या कहते हैं, अनैतिक कार्य के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट जो है शून्य है, वो कॉन्ट्रैक्ट शून्य है। एक्स पार्टे मतलब एक तरफा, एक पक्षी है ना। मैंने आपको उदाहरण दिया, हस्बैंड और वाइफ का डाइवर्स का मामला चल रहा है, हस्बैंड नहीं आ रहे हैं तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि एक पक्ष को सुनकर वो कार्रवाई करे। एक्स पोस्ट फैक्टो, देखिए एक कानून बना हुआ है और उसके तहत किसी को सजा होगी। अब कोई नया कानून बना जिसके तहत वही कार्य के लिए बड़ा सजा है, तो क्या वो पुराने व्यक्ति को वो नया सजा मिलेगा? नहीं। जिस समय कोई कानून बना हुआ है उसी के अनुसार व्यक्ति की सजा होंगी। ठीक है।
कोई नहीं, ठीक है। बच्चों आपको समझ में आ रहा है या 5 रुपए खुले। हम थोड़ी देर रोक दें? हाँ, ऐसा तो मत करो यार। ये 39 लगता तो मैं 39 ही लेता, मैं 1 रुपए भी खुला देता, अपने वो नहीं है खुले नहीं है। टोकन भी कटेगी, इस टोकन ओके, हम ये क्या है, काम के वैसे तो आप पढ़ सकते हैं, फिर भी मैं इसलिए कर रहा हूँ अगर आपको किसी को बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। वैसे तो ये इसमें ही उसके इंग्लिश दे रखे हैं, अगर आप पढ़ के समझ सकते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी मैं एक लाइन बोल के ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि आपको मैं और फिर एक मीटिंग नहीं बुलाना चाहता हूँ, ठीक है। फैक्टम वैलेट का मतलब है जिस चीज को बदला नहीं जा सकते हैं। जैसे समझ लीजिए अभी जम्मू कश्मीर का मामला है, या समझ लीजिए वैसे तो बच्चों की शादी मना कर रखे हैं, लेकिन बच्चों की शादी होगी तो उसे वैलिड माना जाएगा, ठीक है। फेट अकम्प्ली, मैंने जैसे जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, अभी भले ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किए कि जम्मू कश्मीर का स्टेटस पुराने जैसे किया जाए, मुश्किल लगता है क्योंकि वो स्थिति बदल चुकी है, ठीक है। ओके, फोर्टियर एस्ट कस्टोडिया क्वाम होमिनिस, इसका मतलब यह है कि विधि के ताकत व्यक्ति की ताकत से ज्यादा है। कौन ताकतवर है? विधि ताकतवर है या व्यक्ति ताकतवर है? विधि ताकतवर है, ठीक। फ्रोस येट जुस नुनकाम कोहैबिटेट, छल और न्याय एक साथ नहीं हो सकते हैं, छल और न्याय एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। इग्नोरेंशिया लेजिस नेमेनिस एक्सक्यूसाट, विधि की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है, विधि की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। आप मेडिसिन नहीं जानते हैं वो क्षमा योग्य है, आप इंजीनियरिंग नहीं जानते क्षमा योग्य, लेकिन विधि के ज्ञान आपको होना अनिवार्य। इन पैरी मेटीरिया मतलब ऐसे ही एक मामले में इन पैरी मेटीरिया, इंजूरिया सीने डामनो, इंजूरिया सीने डामनो मतलब विधिक हानि तो हुआ लेकिन मुझे वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, विधिक हानि हुआ लेकिन वैसे कोई नुकसान नहीं। समझ लीजिए मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ, मुझे किसी ने रोक दिया, मैं वोट जिसको डालने वाला था वो वैसे ही जीत गया, तो वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन विधिक हानि हुई, ठीक है। उसको बोलते हैं इंजूरिया सीने डामनो। ओके बच्चों, मुझे पता नहीं है आपको समझ में आ रहे नहीं आ रहे, मैं थोड़ा सा मुझे भरोसा कम आ रहा है क्योंकि हम ये बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप नोट करेंगे और फिर 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। वो करो। ओके, या अगला जो है हम बाद में पढ़ें, नंबर अपडेट करा हुआ है, जल्दी होते लेनी है सर, वो नहीं नंबर का कल आधा घंटा और पढ़ें, मुझे मेरे पास एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कल मिले फिर 280। हाँ सर, पानी है हाँ सर, कल मिलेंगे। ओके, कल 10 बजे मिलते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ जी बच्चों, आज जितना हमने चीजें देखे हैं, मैंने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अच्छा हैंडराइटिंग में लिखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, ठीक है। महावीर जी, आ नहीं रहे तो सर कुछ दिशा निर्देश दे दो बच्चों को। यहाँ क्या बात? हाँ वही जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो पेपर में नकल कर लीजिए। अरे
सद्दाम ये कौन सा अरे सर सर जय हिंद सर क्या कितने बात है यार राहुल मुल्ला ही है। काटी पड़ी कर रहे हो तो इधर है। और बालाजी किसी के थे बालाजी का घाटी है। कर इधर से रास्ता इधर से जाओ इधर से ये छोरो पास होई बा कई को ना सर कहते हो भारतीय जांच सर हाँ हिंदी में ही क्या जाएगा इंग्लिश इंग्लिश में वाला तो इंग्लिश लिखा